तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डरावनी कहानी लेकर आया हूं। यह कहानी है एक ऐसे खेत की है जहां हर बार ट्रैक्टर के पहिए खून से सने मिलते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वहां सालों पहले हुए हादसे की आत्माएं आज भी भटक रही हैं। लेकिन जब देवेश पहली बार उस खेत में ट्रैक्टर लेकर गया तो उसे जो खौफनाक सच दिखा, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम देवेश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारा गांव बाकी गांवों की तरह ही है। कच्ची सड़कें, खेत खलिहान और हर कोने पर कोई ना कोई पुरानी दास्तान सुनाने वाला बुजुर्ग। हम पेशे से किसान हैं। जमीन खेती बाड़ी से चलती है और पेट भी उसी से भरता है। गांव की जिंदगी कठिन है पर सुकून भी देती है। हमारे गांव के चारों तरफ फैले खेतों में गेहूं, धान और गन्ने की खेती होती है। दिन भर सूरज की तपिश, फिर शाम को ठंडी हवा और रात को झींगुरों की आवाज, यही हमारी दिनचर्या है। लेकिन इन सब के बीच एक खेत ऐसा भी है जिसे गांव वाले मनहूस खेत कहते हैं। लोग कहते हैं कि उस खेत में ट्रैक्टर के पहिए हमेशा खून से सने रहते हैं। किसी ने कहा वो खून मिट्टी से नहीं बल्कि आत्माओं से जुड़ा हुआ है। गांव में जो बातें सुनी थीं वो हमेशा मुझे किसी कहानी की तरह लगती थी। लोग कहते थे कि कई साल पहले बरसात के मौसम में उस खेत में बड़ा हादसा हुआ था। खेत का मालिक बेहद सख्त मिजाज था। उसने मजदूरों से दिन रात काम लिया। उस रात भी तेज बारिश हो रही थी। कीचड़ इतना था कि ट्रैक्टर संभलना मुश्किल था। पर मालिक ने मजदूरों को कहा, काम रुकना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी देर बाद ही भारी ट्रैक्टर अचानक पलट गया। नीचे दबे दो मजदूर वहीं तड़प तड़प कर मर गए। गांव वाले कहते थे कि उनकी चीखें अब भी उस खेत की मिट्टी में गूंजती हैं। हादसे के बाद किसी ने उनकी लाश ठीक से दफनाई भी नहीं, बस जल्दी जल्दी मिट्टी डालकर ढक दिया। तभी से वो खेत मनहूस कहलाने लगा। लोग मानते थे कि उन मजदूरों की आत्माएं चैन नहीं पा सकीं और उसी खेत में भटकती रहती हैं। मैं ये सब सोच रहा था, पर मन में यही था कि शायद ये सब अंधविश्वास है। गांव में किसी भी घटना को समय के साथ भूत प्रेत का रंग दे दिया जाता है, पर दिल के किसी कोने में डर भी था। उस शाम जब मैंने ट्रैक्टर स्टार्ट किया और खेत की तरफ बढ़ा तो माहौल अलग ही लग रहा था। खेत की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान और कच्चा था। आधे रास्ते पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं रुकता। कई बार देखा गया था कि उसके नीचे दिया जलता रहता है, पर किसी ने यह नहीं जाना कि उसे जलाता कौन है। मैंने जैसे ही उस पीपल के पास ट्रैक्टर मोड़ा, अचानक हवा का रुख बदल गया। ठंडी लहर सी मेरे चेहरे को छू गई। शरीर कांप उठा। ये ठंडक मौसम की नहीं थी, कुछ अलग ही थी। पीपल के नीचे वाकई एक दिया जल रहा था। उसकी लौ अजीब ढंग से टिमटिमा रही थी, जैसे हवा उसे बुझाना चाहती हो लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे बचा रही हो। मैंने खुद को समझाया, देवेश, ये सब सोचने का वक्त नहीं है, बस खेत पहुंचना है और काम पूरा करना है। ट्रैक्टर की आवाज सुनसान खेतों में गूंज रही थी। दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, बस झींगुरों और कभी कभार कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैं मनहूस खेत के पास पहुंचा, अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे आसपास के कीड़े मकोड़े भी चुप हो गए हों। ट्रैक्टर के इंजन की गड़गड़ाहट उस खामोशी में और डरावनी लगने लगी। ट्रैक्टर धीरे धीरे खेत में उतर चुका था। इंजन की गड़गड़ाहट और हेडलाइट की पीली रोशनी मिट्टी पर पड़ रही थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की टर्र टर्र और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। मैंने हिम्मत करके पहला चक्कर पूरा किया। सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। मन ही मन सोचने लगा कि शायद मैं बेवजह ही डर रहा हूं। लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर दूसरे चक्कर में उस जगह पहुंचा जहां गांव वाले कहते थे कि हादसा हुआ था, अचानक पिछला टायर किसी भारी चीज पर चढ़कर गहराई तक धंस गया। इंजन की आवाज और पहियों की रगड़ मिलकर खेत के सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। पहले तो मुझे लगा कि कोई गड्ढा होगा। मैंने ट्रैक्टर रोका और टॉर्च जलाकर नीचे देखा, पर नजारा देखकर मेरी सांसें थम गई। मिट्टी से कुछ रिस रहा था। वो पानी नहीं था,
बल्कि गाढ़ा लाल तरल था जो धीरे धीरे फैल रहा था। टॉर्च की रोशनी में उसका रंग साफ दिखाई दे रहा था, खून। मैं एक पल को जड़ हो गया। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि कानों में गूंज रही थी। मैंने सोचा शायद ये मेरी आंखों का धोखा हो, पर वो लाल तरल मेरी चप्पल तक आ पहुंचा। उसकी गंध नाक में घुस गई, लोहे जैसी कड़वी और तीखी। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, देवेश मत रुक, चलाते रहो। मैंने चौंक कर पलट कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरे में हिलती हुई धान की बालियां और हवा का हल्का झोंका। पर आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे कान में बोलकर गया हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, हाथ कांपने लगे। मैंने जल्दी से ट्रैक्टर दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, पर टायर और गहराई तक धंस चुका था। इंजन गरज रहा था, पर गाड़ी हिल भी नहीं रही थी। मैं बार बार एक्सेलरेटर दबाता रहा। तभी मुझे लगा जैसे नीचे से कोई पकड़ रहा है। पहिए के आसपास मिट्टी हल्की हल्की हिल रही थी, जैसे किसी ने अंदर से हाथ निकालकर पकड़ रखा हो। टॉर्च की रोशनी फेंकी तो लगा जैसे दो काले हाथ मिट्टी से बाहर झांक रहे हों। उंगलियां लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थीं और उनमें से वही लाल तरल टपक रहा था। मैं घबराकर पीछे हट गया, पसीना माथे से बह रहा था। मन हुआ भाग जाऊं, पर ट्रैक्टर वहीं फंसा था। उसी समय खेत के उस पार से हल्की सी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत दर्द में हो। वो आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। मेरे कान खड़े हो गए। अब साफ सुनाई दे रहा था, हमें छोड़ क्यों दिया? आवाज सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। धान की बालियां हिल रही थीं, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी लगता था कि कोई है जो हर पल मुझे घूर रहा है। ट्रैक्टर की सीट पर बैठे बैठे मेरा शरीर कांप रहा था। हाथ पांव जैसे सुन्न पड़ गए थे। गले से आवाज नहीं निकल रही थी, पर भीतर ही भीतर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी छाती किसी भारी पत्थर से दब गई हो। मैंने खुद को जबरदस्ती संभाला और एक गहरी सांस ली। फिर चाबी घुमाई। इंजन ने पहले 2 बार अजीब सी खांसने जैसी आवाज की और तीसरी बार गरज उठा। जैसे ही मैंने गियर डाला और टायर घूमे, मेरी नजर पहियों पर पड़ी। अंधेरी रात में भी साफ दिख रहा था। खून की मोटी परत टायरों पर चढ़ गई थी। वो खून ताजा था, गाढ़ा और चमकता हुआ। उसकी गंध इतनी तीखी थी कि मुझे उल्टी आने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने नजरें फेरने की कोशिश की, लेकिन तभी सामने कुछ हलचल हुई। खेत की घनी फसलें हिलने लगीं और उनमें से 2 परछाइयां धीरे धीरे बाहर आईं। उनकी चाल सामान्य इंसानों जैसी नहीं थी। वे रेंगते हुए, घिसटते हुए मेरी तरफ बढ़ रही थीं। टॉर्च की रोशनी उनकी शक्ल पर पड़ी तो मेरा खून जम गया। उनके चेहरे आधे मिट्टी में लिपटे हुए थे, जैसे जमीन ने उन्हें निगल लिया हो और अब वे फिर से बाहर आए हों। शरीर पर कीचड़ और खून सना हुआ था। उनकी हड्डियां जैसे बाहर निकल रही थीं। उनमें से एक कराहते हुए बोला, हमारा बदला हमें कुचला था, तू भी उसी का वारिस है। उसकी आवाज गहरी और टूटी हुई थी, मानो किसी गले से रेत घिस रही हो। मैं कांप उठा। दूसरी परछाई की आंखें अचानक चमक उठीं। वो लाल थी, ऐसी लालिमा जिसे देखकर कोई भी जिंदा इंसान अपनी हिम्मत खो दे। वो लाल आंखें सीधा मेरी आंखों में गड़ी थीं। मैं समझ गया कि ये वही मजदूरों की आत्माएं हैं जिनकी जान उस हादसे में गई थी और अब उन्हें इंसाफ चाहिए। मगर मेरा इससे क्या लेना देना? मैं तो बस अपना काम करने आया था। पर उनके शब्दों ने मेरे सीने में जैसे बर्फ भर दी। तू भी उसी का वारिस है। मेरी सांसें अटकने लगीं। क्या वाकई मैं उस जमीन का मालिक हूं? क्या मेरे पुरखों के लालच ने इनकी जान ली थी? ये सवाल मेरे दिमाग में कौन था, लेकिन उस वक्त सोचने का मौका नहीं था। डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैंने पागलों की तरह गियर डाला और एक्सेलरेटर दबा दिया। इंजन गरजा, पहिए घूमे, पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक्टर कीचड़ में नहीं, बल्कि किसी अदृश्य हाथों से जकड़ लिया गया हो। उन परछाइयों की कराह बढ़ती जा रही थी। एक की आवाज गूंजी, तेरे पहिए हमारे सीने पर चले थे, अब तुझे वहीं भुगतना होगा। मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया। मैंने पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग पकड़ा और एक्सेलरेटर दबाया। अचानक ट्रैक्टर ने झटका खाया और कुछ फीट आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल मुझे ऐसा लगा
जैसे किसी भारी चीज पर चढ़ गया हूं। हेडलाइट की रोशनी में मैंने साफ देखा, जमीन पर कीचड़ नहीं बल्कि खून फैला था, और उस खून में वे दोनों परछाइयां रेंगते हुए तड़प रही थीं। उनके हाथ ट्रैक्टर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं चिल्लाना चाहता था पर गला सूखा पड़ा था, आंखें चौड़ी हो गईं। अचानक ट्रैक्टर के पीछे से जोर का झटका लगा, जैसे किसी ने पूरी ताकत से गाड़ी को पकड़ लिया हो। सीट हिल गई और मैं लगभग गिर पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा जैसे कई काले हाथ मिट्टी से बाहर निकलकर ट्रैक्टर को पकड़े हुए हैं। वे हाथ हड्डियों जैसे पतले, खून से लथपथ और टेढ़े मेढ़े थे। मेरा दिल अब जवाब दे रहा था। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। इंजन गड़गड़ाया और धुआं छोड़ने लगा। अचानक ट्रैक्टर जैसे किसी पकड़ से छूट गया और पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। हेडलाइट की रोशनी खेत के बीचों बीच कटती जा रही थी। धान की बालियां एक एक करके पीछे छूट रही थी। पर तभी मेरे कानों में वही आवाज गूंजी, देवेश, तू नहीं बचेगा, ये खून तेरा भी पिएगा। आवाज इतनी गहरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक कांप गई। मैंने आंखें बंद कर लीं और ट्रैक्टर खेत से बाहर निकालने में लग गया। गांव की सीमा पास आते ही अचानक हवा का झोंका चला। वो सर्द हवा मेरे चेहरे से टकराई। उसी समय मैंने महसूस किया कि ट्रैक्टर के टायर अब सामान्य मिट्टी पर चल रहे थे। कोई खून नहीं, कोई कीचड़ नहीं। मैंने हिम्मत करके नीचे उतरकर देखा। टायर बिल्कुल सूखे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई खून, कोई निशान नहीं। मैं वहीं खड़ा रह गया, दिमाग सुन्न, शरीर बेजान। क्या मैंने जो देखा वो सच था या फिर डर की वजह से कोई माया? लेकिन वो आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाकर मैंने ट्रैक्टर को गांव की ओर मोड़ा। रास्ते भर मेरे हाथ कांपते रहे। जब चौपाल की रोशनी दिखी तो थोड़ा चैन आया, लेकिन दिल में एक डर घर कर चुका था। वो आत्माएं मुझे अब छोड़ेंगी नहीं। उन्होंने मुझे साफ कह दिया था, तू भी उसी का वारिस है। रात अब पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाएं भी मानो कुछ छिपा कर रख रही थीं। मैं घर तक लगभग पहुंच ही गया था कि पीछे से ट्रैक्टर की वही भयानक गर्जना सुनकर मेरी रूह कांप उठी। पल भर के लिए तो लगा कि मेरा दिमाग खेल रहा है, पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरे होश उड़ गए। ट्रैक्टर अपने आप ही खेत की ओर बढ़ रहा था, जैसे उसका कोई मकसद हो और मैं वही मंजिल थी। ट्रैक्टर की हेडलाइटें झिझकते हुए धान की पत्तियों के बीच चमक रही थीं। उसके पहिए अब भी खून से टपक रहे थे और जमीन पर टपकी बूंदें जैसे लाल लकीरों में बदलकर पीछे पीछे आ रही थीं। मैं दौड़ा, थका हुआ, पर उस मशीन की रफ्तार अजीब थी, धीरे धीरे ठंडे इरादे से बढ़ती हुई। जितना मैं दौड़ता उतना ही लगता कि पैर मेरे ही नहीं, खेत के कील जाल के नीचे दब रहे हैं। गांव के पास पहुंचा तो कुछ लोग चौपाल पर बैठे थे। रामलाल और चुन्नू तुरंत मेरी तरफ उठे। मेरी हालत देखकर उनका चेहरा बदल गया। मैंने कुछ समझाए बिना ही चिल्लाया, ट्रैक्टर खेत में वापस जा रहा है, वो खुद चल रहा है। उनकी आंखों में झलकते भय ने मेरी घबराहट और बढ़ा दी। चुन्नू बोला, किस्सा फिर वही वाला है क्या? छोड़ दे भाई, कोई मजाक कर रहा होगा। पर उसकी आवाज में ठंडक थी, न मानने का नहीं, डर का असर था। हम तीनों दौड़े धूप के साथ खेत की ओर निकले। रात की ठंडी मिट्टी पर कदमों के निशान फीके पड़ते जा रहे थे और पीछे पीछे ट्रैक्टर की गर्जना जैसे किसी पुरानी थाली पर चोटों की गूंज हो। जितनी नजदीक पहुंचे उतना स्पष्ट हुआ कि सिर्फ मशीन नहीं, पूरा माहौल बदल चुका था। वायु में बिजली की तरह चुभन, हवा में गंध कुछ बदली हुई, मानो कोई पुरानी चोट हवा में फैली हो। सुबह का सूरज निकला तो उसकी हल्की किरणें खेत के ऊपर बिखरी, लेकिन उस खेत में रोशनी भी कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी, मानो रात की परछाइयां अब भी वहां छिपकर बैठी हूं। गांव के लोग जिज्ञासा और डर के साथ खेत की तरफ उमड़ पड़े। कोई औरतें दूर खड़ी होकर अपने घूंघट के पीछे से झांक रही थीं। कुछ बच्चे कांपते हुए अपने बड़ों की पीठ पकड़कर खड़े थे। और मैं, देवेश सिंह, गांव का वही किसान जो रात मौत के मुंह से निकल आया था, उनके बीच खड़ा था। पर अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं अब भी उस जाल में फंसा हूं।
गांव वालों ने जब खेत के बीच कदम रखा तो सबकी सांसें अटक गईं। धान की बालियां झुकी हुई थीं और बीचों बीच जमीन पर गहरे लाल निशान फैले थे। कोई मिट्टी नहीं, कोई गड्ढा नहीं, बल्कि खून की मोटी परत, जैसे जमीन ने खुद अपनी रगों का लहू बाहर निकाल दिया हो। और सबसे डरावना यह था कि वे निशान गोल गोल घूमकर ऐसे बने थे जैसे रात को ट्रैक्टर वहीं चक्कर काटता रहा हो। रामलाल, जो हमेशा गांव की चौपाल पर बड़ी बड़ी बातें करता था, उसके पैर कांप रहे थे। उसने हकलाते हुए कहा, देवेश, तू बच कैसे गया? जो यहां रात में गया वो वापस नहीं लौटा। तेरे साथ क्या हुआ था? सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मुझे समझ नहीं आया कि क्या कहूं। क्या सच बता दूं कि मैंने 2 परछाइयां देखी थीं, कि उनके लहूलुहान हाथ अब भी मिट्टी से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, या ये कहूं कि ट्रैक्टर खुद अपनी मर्जी से चल रहा था। पर मुझे पता था, सच बोलने से भी लोग मानेंगे नहीं। एक बुजुर्ग जिनका नाम मंगला काका था ने झुककर जमीन को छुआ और फिर अपने हाथ की हथेली सबको दिखाई। उनकी उंगलियां लाल हो चुकी थीं। वह कांपती आवाज में बोले, ये मिट्टी नहीं है, ये सचमुच खून है। अचानक औरतों की तरफ से चीखें उठी और बच्चे रोने लगे। सब लोग पीछे हटने लगे। किसी ने धीरे से कहा, यह खेत मनहूस है, इसमें काम करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। किसी और ने जोड़ दिया, जिस रात हादसा हुआ था उस दिन से यह जमीन अशुभ हो गई। जो मजदूर मरे थे उन्हें सही से दफनाया भी नहीं गया। उनकी आत्माएं यहां भटक रही हैं। गांव वालों में बहस छिड़ गई। कोई कह रहा था कि खेत को छोड़ देना चाहिए, कोई बोला कि आग से शुद्ध करना चाहिए, लेकिन सबकी आंखों में वही सवाल था, मैं जिंदा कैसे लौट आया? मुझे क्यों बख्श दिया गया? उस दिन से गांव में मेरे प्रति एक अजीब नजरिया बन गया। कुछ लोग मुझे भाग्यशाली कहने लगे तो कुछ मुझे मनहूस मानने लगे। कहते, देवेश अब उस खेत से जुड़ चुका है, वो आत्माएं उसी से हिसाब मांगेंगी। मैं जब कभी चौपाल पर बैठता तो लोगों की फुसफुसाहट साफ सुनाई देती, देखो वही है जिसने मौत को छूकर लौट आया। लेकिन सच तो यह है कि मैं खुद आज तक समझ नहीं पाया कि उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। जब भी आंखें बंद करता हूं तो वही कराहती आवाजें कानों में गूंजने लगती हैं, हमें न्याय दो, हमें याद करो। और वह खून से लथपथ ट्रैक्टर जो अपनी ही धुन में घूमता रहा। कई किसानों ने बाद में हिम्मत करके उस खेत में काम करने की कोशिश की। किसी का ट्रैक्टर बीच खेत में बंद हो जाता तो किसी के पहिए लाल हो जाते। एक बार तो हरिनारायण का ट्रैक्टर धंस गया था और वो खुद कूदकर जान बचाकर भागा। आज तक वह आदमी उस खेत के पास से भी नहीं गुजरता। धीरे धीरे उस खेत को गांव वाले खौफनाक खेत कहने लगे। कोई भी रात में वहां कदम रखने की हिम्मत नहीं करता। औरतें बच्चों को डराने के लिए कहती, शरारत मत कर, नहीं तो तुझे उस खेत में भेज देंगे। लेकिन मेरे लिए ये सब सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि जिंदा सच था। मैंने अपनी आंखों से वह सब देखा था। आज भी जब खेत की तरफ जाता हूं तो लगता है जैसे हवा भारी हो गई हो। पक्षी उस हिस्से पर नहीं मंडराते, कुत्ते पास जाते ही भौंकने लगते हैं। और सबसे अजीब ये कि बरसात होते ही जमीन से फिर वही लाल दाग उभर आते हैं। चाहे कोई उन्हें मिट्टी से ढक भी दे, कुछ ही घंटों में फिर से जमीन लाल हो जाती है। कभी कभी सोचता हूं, क्या वो आत्माएं मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं? क्या उन्होंने मुझे उस रात इसलिए छोड़ दिया कि मैं उनका सच गांव तक पहुंचाऊं? या फिर ये सब मेरी सजा है कि जब तक जिंदा रहूंगा उस रात की याद मुझे चैन से नहीं जीने देगी। मेरे पिता अक्सर कहते थे, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती, धोखा हम इंसान देते हैं। शायद यही सच है। उन मजदूरों को समय पर बचाया जा सकता था, उन्हें इज्जत से दफनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब उनकी आत्माएं उसी खेत में कैद हैं। लखीमपुर के उस छोटे से गांव में लोग आज भी इस किस्से को सुनाते हैं। बच्चे बड़े होते हैं तो ये कहानी उनके कानों तक पहुंचती है। कोई इसे अंधविश्वास कहता है, कोई सच्चाई, लेकिन मैं जानता हूं वो खेत आज भी जिंदा है। उसकी मिट्टी में वो रात, वो खून और वो कराहें अब भी सांस ले रही हैं। मैं देवेश सिंह, एक किसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में गुजारी है, आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो रगों में ठंडक दौड़ जाती है। हिम्मत करके बाहर सबको यही कहता हूं कि भूल जाओ, पर भीतर जानता हूं वो 2 आत्माएं अब भी वहीं हैं, मेरी प्रतीक्षा में।
शायद जिस दिन मेरी सांसें थम जाएंगी उस रात का अधूरा हिसाब पूरा होगा, और तब तक गांव वाले उसे सिर्फ एक नाम से पुकारते रहेंगे, खौफनाक खेत।